तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईएएस इंस्टीट्यूट। तो भाई कैसे हो, आयु बच्चों की, ठीक है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपका मनी के ऊपर यानी मुद्रा के ऊपर। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हम सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। सो एक बार बुक से देखते हैं क्या है। सो पहला है मीनिंग। एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है मुद्रा कहलाती है। एक वस्तु जो एक्सचेंज के लिए सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है वो मुद्रा कहलाती है। मान लीजिए आप अपने किसी कार या बाइक लेने जा रहे हैं या फिर कहीं दुकान पर कुछ छोटा सामान लेने जा रहे हैं, तो आप बेसिकली मेरे हिसाब से ज़्यादा 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं पेमेंट करने के लिए। पहला आपका कैश हो गया, और सेकंड आपका ऑनलाइन पेमेंट हो गया, थर्ड आपका हो गया क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जो भी हो, ठीक है। इन्हीं का आप उपयोग करते हैं। सो ये भी हमारे मनी के कुछ रूप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुद्रा का विकास, एवोल्यूशन ऑफ मनी। इसका आप समझ गए मीन ऑफ मनी, है ना। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो भाई देखो, प्राचीन काल में वस्तु को अपने वस्तु से क्या जाता था, ठीक है। अब देखो भाई, जो मनी हमारे भारत में आई ना, भारत के पूरे वर्ल्ड में जो मनी आई वो आई 600 ईसा पूर्व में, सॉरी 600 ईसा पूर्व में। और जो हम बात करने वाले हैं ना वो तब की बात करने वाले, मुद्रा थी ही नहीं, प्रचलित में थी ही नहीं, ठीक है। सो हम बात करेंगे 200 से 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे 200 300 ईसा पूर्व। तो देखो भाई, इस समय क्या होता था, जो वस्तुओं का विनिमय यानी जो वस्तु का एक्सचेंज होता था ना, वो वस्तु से ही क्या हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन ए है, ठीक है, और ये पर्सन बी है। इस पर्सन ए के पास चावल का अधिक है, और चावल का भंडार है, और पर्सन बी के पास क्या है, आटा का भंडार है, ठीक है, एक तरह से मान लीजिए। और जो पर्सन ए को चाहिए आटा, ये इसकी आवश्यकता है, और पर्सन बी की आवश्यकता क्या है, चावल, ठीक है। सो पर्सन ए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो उसकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, यानी कि पर्सन ए किसी ऐसे बंदे के पास जाएगा जो चावल लेने के लिए तैयार हो तथा गेहूं यानी आटा देने के लिए तैयार हो, ठीक है। सो ये पर्सन बी भी कुछ ऐसी करेगा कि जो आटा लेने के लिए तैयार हो, गेहूं देने के लिए तैयार हो, तो चावल देने के लिए तैयार हो। तो ये बंदे क्या करेंगे, दोनों मिलेंगे, फिर बातचीत करके उन्हें एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आप देखिए, इसमें आपको कहीं भी मुद्रा का वो दिख रहा है, कुछ कहीं भी मुद्रा नहीं है भाई। यहाँ देखो, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु, चावल आटा दोनों वस्तु हैं, और जो इनका एक्सचेंज हो रहा है वो वस्तु से ही हो रहा है, तो इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्रा का विकास फिर कैसे होगा। सो देखिए, ये हमने बात करेंगे कि मुद्रा थी नहीं, प्रचलित में नहीं थी। सो अब जो हम बात करेंगे 600 ईसा पूर्व के बारे में, यानी कि जब मुद्रा इस समय का बात की जब मुद्रा प्रचलित में आ गई थी, ठीक है। सो भाई देखो, पहले जो मुद्रा प्रचलित में आई थी, यानी जो वो कॉइन्स आए थे, वो पहला था गोल्ड कॉइन और एक था सिल्वर कॉइन, ठीक है। एक था सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, ये दोनों पहले आए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास होते गया। फिर आपका ये आपकी कागजी मुद्रा आई, कागजी मुद्रा जो आज हम चलाते हैं 100 करोड़ 50 100 200 150 जो भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो आज का युग है ना, आज के युग में चल रहा प्लास्टिक मनी और आपका एक ऑनलाइन मनी। प्लास्टिक मनी आपका क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन आपका पेटीएम, भारत पे एक्सेट्रा, जो भी लेना आपको ले लो, ठीक है। सो इसी प्रकार से हमारा मुद्रा का विकास हुआ। मनी तो हम दोनों आप समझ गए क्या। जो समझ में नहीं आया भाई कमेंट में बता दें कि सर मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप इंस्टा वगैरह पे मुझे वो कर देना डीएम, मैं बता दूंगा, ठीक है, पूरे नोट्स के साथ। सो आगे बढ़ते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, हमने बात कर लिया ना मीनिंग ऑफ मनी और आपका एवोल्यूशन ऑफ मनी। सो अब हम बात करने वाले हैं आपका फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। कि जब इसे मुद्रा आई तो मुद्रा से में क्या क्या लाभ होने लगे। सो पहला है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मुद्रा ना क्या होने लग गया कि अब हम कुछ भी चीज लेने के लिए ना हमें कोई वस्तु की नहीं बल्कि मुद्रा की जरूरत है। मान लो कि मेरे को मान लीजिए मेरे को ये भी चाहिए होगा ना, तो मुझे कोई मुद्रा वो क्या नाम है, वस्तु नहीं बल्कि मुझे मुद्रा, यानी मुझे पैसा चाहिए होगा लेने। मुझे मान लो 20 का है तो मुझे 20 का चाहिए, मुझे 20 रुपये चाहिए तभी जाकर मुझे मिलेगा। सो ये मनी जो मीडियम एक्सचेंज के लिए काम आया। फिर एक है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू देखिए, अथवा मुद्रा का प्रयोग बचत के एक उपकरण के रूप में किया जाने लगा। तो भाई जो मुद्रा थी ना उसका जो उपयोग है बचत के लिए भी किया जाने लगा। जो देखिए, मान लीजिए आप 10,000 प्रति माह कमाते हैं प्रति महीना, उनमें से आप 2,000 रुपये जो भी हो, आप 2,000 रुपये उसमें लगाते हैं। किसमें? आप 2,000 रुपये अपने वो करते हैं, क्या कहते हैं, स्टोर करते हैं कि आने वाले भविष्य के लिए मेरे लिए अच्छा हो। सो क्या आप सोच सकते हैं कि जब ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो आप कर सकते थे, नहीं कर सकते। वैसे मनी थी नहीं, हम किसका स्टोर करते, कोई चीज ही नहीं थी कि भाई जाता जो चीजें खराब हो जाती थी, ठीक है, समझ गए। अब बात करें मेजर ऑफ वैल्यू। तो देखते हैं क्या दे रखा है,
देखिए, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। तो जो हमारी वस्तु और सेवाएं थी ना, जो उनका मूल्य था, अब वो मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाने लगा, बल्कि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लेबर है जैसे कुछ भी कर रही है, उससे हम क्या कहते हैं कि भाई तू मेरे पास 800 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी पे आ जाए, वो आ जाएगा। अब जो उसका मूल्य है ना, उसका मतलब जो सेवा है उसके मैं मूल्य के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, और वही वस्तु भी मैं मूल्य के रूप में व्यक्त वही 5 का तो 5 का ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा देखते हैं क्या दे रखा है। स्थगित भुगतान वह होते हैं जिसका भुगतान हाँ देखिए, सो ये वो वाली पेमेंट होती है ना, जिनका जो पेमेंट है वो अभी ना करके, यानी करंटली ना करके आने वाले समय, यानी उसमें क्या जाएगा, हमें भविष्य में क्या जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में क्या जाए। मान लो कि मैंने कुछ भी लिया, मान लो कि मैंने किसी से बोला कि भाई तू मेरे पास काम पे आ जा, मैं तुझे 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। वो बंदा मान के मेरे पास आ गया। ठीक है, तो मैं आज से 1 महीने मतलब अभी करंट में नहीं पैसे दे रहा, फ्यूचर में दूंगा ना उसे पैसे। सो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट। अब आप एक चीज सोच सकते हैं क्या, विनिमय काल में ऐसा होता था, यानी प्राचीन काल में ऐसा हो सकता था कि वो जो मैं पेमेंट है वो 1 साल बाद 1 महीने बाद दे सकता था? नहीं दे सकता भाई, क्योंकि उस समय बंदे करते ही नहीं थे। उस समय बंदे क्या करते, उन्हें वस्तु चाहिए होती थी, वस्तु के बदले वस्तु। और हाँ, एक बात और, जो ये वस्तु विनिमय प्रणाली ना, यानी बार्टर सिस्टम, ये बहुत रेयरली हुआ करता था, बहुत कम हुआ करता था, ज़्यादा नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये बहुत कम हुआ करता था। सो अब हम बात करने वाले हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की ओर। जल्दी से पहले इसे लिख लीजिए, मीनिंग आप समझ गए, नहीं समझे तो बता देना, मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, दिक्कत मतलब भाई समझो अपना। ठीक है, टीचर नहीं हूँ मैं, भाई हूँ तुम्हारा। ओके, तो जल्दी लिखो इसे। ओके दोस्तों, अब हम बात करने वाले फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा के रूप कितने हैं। सो देखते हैं एक बार। सो इसमें दे रखे हैं वो मनी के दो रूप दे रखे हैं। पहला है आपका फियाट मनी यानी कि आदेश मुद्रा। ठीक है, और वहीं दूसरा इसमें दे रखा है फिडुशियरी मनी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यास मुद्रा, इसे कहते हैं आदेश मुद्रा, इसे कहते हैं न्यास मुद्रा। दूसरा आपका कौन सा है, हाँ दूसरा आपका फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडी मनी, हाँ फुल बॉडी मनी, और ये क्या होगा, क्रेडिट मनी। ठीक है, आइए समझ में। पहला आपका फियाट मनी यानी कि आदेश मुद्रा, फिर आपका फिडुशियरी मनी यानी कि न्यास मुद्रा, फिर आपका फुल बॉडी मनी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा, और ये आपका क्रेडिट मनी यानी कि साख मुद्रा। तो हम इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। पहले देखते हैं आप फियाट मनी। सो फियाट मनी क्या है, यानी आदेश मुद्रा। सो देखिए, फियाट मनी से आदेश मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, फियाट मनी का मतलब वो मनी होती है जो सरकार, यानी जो गवर्नमेंट में वो आदेश करेगी, हाँ भाई ये 10 रुपये का नोट है, ये चलने वाला घर से, तो वो मनी अब प्रचलित हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज के लिए स्वीकार हो जाएगी। ठीक है, उसे हम आदेश मुद्रा कहते हैं। वहीं आपकी फिडुशियरी मनी यानी कि न्यास मुद्रा। ये न्यास मुद्रा एक तरह से हम सीधे तौर पर बोलते हैं विश्वास आधारित मुद्रा होती है। मान लीजिए आप 5 लाख का चेक, 5 लाख की गाड़ी लेने जाते हैं, तो आप क्या देते हैं, चेक देते हैं, या तो मतलब चेक ही दे देंगे। तो उस बंदे ने आपने चेक दिया उस बंदे को, गाड़ी को, शोरूम का ओनर था, तो उस बंदे ने आप पे भरोसा कर लिया, यानी आप पे विश्वास करके तो चेक लिया कि भाई इस पे पैसे ने तभी तो नहीं दिए। ठीक है, तो बेसिकली हम इसे विश्वास मुद्रा भी कह सकते हैं। तो थोड़ी सी वो मैं आपकी डेफिनेशन में इसकी बता देता हूँ। सो देखिए, फिडुशियरी मनी वो मनी होती है जो मुद्रा के अलग अलग रूपों में होती है, जो सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। जो हमारी विश्वास मुद्रा होती है, इसके मैंने आपको चेक बता दिया कि भाई इसको सामान्य रूप से स्वीकार है। आप कहीं भी कुछ बड़ी चीज लेने जाओगे, बोलोगे ले भाई 10 लाख का, तू मेरे से चेक ले ले और तू मन में ये चीज दे दे, तो आपको मिल जाएगी ना भाई, क्योंकि भाई सामान्य रूप से स्वीकार है। कोई इस चेक को मना भी नहीं कर सकता। भाई कुछ कंपनी होती है जो मना करती हैं, बट ज्यादातर कंपनियों में लिया जाता है चेक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका फुल बॉडीज मनी है, तो क्रेडिट मनी यानी कि पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा। तो पहले देखते हैं फुल बॉडी मनी। तो इसमें क्या देखा है, देखिए पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है। जब ये मुद्रा जारी की जाती है तो इनका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। सो देखिए, पूर्णकाय मुद्रा वो मुद्रा होती है जो सिक्कों के रूप में होती है। ठीक है, सिक्कों के रूप में ये होती है, और जो इनका मौद्रिक मूल्य होता है ना, वो बाजार मूल्य के बराबर, मतलब जो मौद्रिक मूल्य है वो वस्तु मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ब्रिटिश शासन काल में 1 रुपये का चांदी का सिक्का,
उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, वो सिर्फ वस्तु मूल्य 1 रुपये और ये मौद्रिक मूल्य 1 रुपये, यानी कि जो चांदी है ना उसमें उतनी ही चांदी लगाई जाएगी जितने का सिक्का, यानी कि 1 का सिक्का तो उसमें 1 रुपये की ही चांदी लगाई जाएगी उस सिक्के में, उसे हम कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। अब बात करते हैं क्रेडिट मनी यानी कि साख मुद्रा। इसमें क्या होता है, देखिए साख मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। अब इसमें क्या है, जो मौद्रिक मूल्य है ना वस्तु मूल्य से अधिक है। मान लीजिए आज के डेट में 1 या 2 रुपए का सिक्का है, उसमें जो कौन सी वस्तु लगी पता नहीं, बता जो सी वस्तु उसमें लगी थी आई होप वो उसका प्राइस बहुत कम होगा, जैसे 50 पैसे होगा, मैं तो मान रहा हूँ, ठीक है, जैसे 50 पैसे होगा, ठीक है पैसे। बट आप इस 1 रुपए के सिक्के को ना पिघला कर इससे कुछ चीज बना सकते हो, अंगूठी या चार बना सकते हो, और उस टाइम हम कितने में बेच सकते हो, 10 में बेच सकते हो, 5 में, तो उससे क्या होगा, उसका मौद्रिक मूल्य बढ़ा ना। तो यही है आपका क्रेडिट मनी क्या है और फुल बॉडी मनी। आप आई होप समझ गए, जो नहीं समझे वीडियो पीछे करके देख लेना, और तब भी समझना तो भाई ये डीएम कर देना, ठीक है। सो अब हम देखने वाले मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी और मेजर ऑफ मनी, ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो जल्दी से पहले आप इसको लिख लीजिए जल्दी से, ओके दोस्तों। सो अब हम बात करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की यानी वाटर सिस्टम की। सो देखते हैं वो क्या लिखा है, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाए बिना कोई मुद्रा के। यानी कि जो वाटर सिस्टम था उसमें क्या होता था कि जो हमें विनिमय करना होता था किसी चीज़ का, तो हमें उसके लिए एक कोई चीज़ चाहिए होती है जो सामने वाले व्यक्ति को आवश्यकता हो। मान लो कि मैं कुछ चीज़ है, मान लो कि मेरे को आटा चाहिए, ठीक है, बदले में मैं चावल दूँ। मैंने आपको उदाहरण पहले ही समझा दिया, आप देख लेना, ठीक है, उदाहरण वही है और जो मीनिंग है वो आपको मैंने दिखा दिया, जल्दी से लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर हम जल्दी से काम करते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में, मतलब कुछ इसके वो हैं, हाँ कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं जो हम बात करने वाले हैं। पहले आप जल्दी से इसकी मीनिंग को लिखिए, जो वाटर सिस्टम अपना क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाए बिना कोई मुद्रा के, ठीक है। जल्दी से आप इसे लिखिए पहले, ओके दोस्तों। सो अब हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ क्या है आपकी हानियाँ, ठीक है, हाँ वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कमियाँ। तो पहली जो कमियाँ है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, ठीक है, और दूसरी आपकी लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव, ओके। और थर्ड है डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल पेमेंट, यानी कि भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतानों की कठिनाइयाँ। और फोर्थ है आपका डिफिकल्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो इसका क्या है हिंदी में, मूल्य संचय यानी बचत तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाइयाँ। सो अब एक एक करके हम इनकी मीनिंग देखते हैं, ठीक है। पहला डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि आवश्यकता का दोहरा सहयोग, क्या मतलब है कि उस समय ये बहुत बड़ी कमी थी, किस समय, आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के समय, वाटर सिस्टम के समय। सो देखिए सीन कुछ ऐसा हुआ करता था। सो देखो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों को ऐसी दो वस्तुओं की आवश्यकता होती थी जिसका वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि में विनिमय करने के लिए इच्छुक, ठीक है। मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे चावल बेच रहा था, ठीक है, एक चावल बेच रहा था, ठीक है, वो किसके लिए बेच रहा था, क्योंकि उसे आटा चाहिए। अब सीन ये है, अब क्या नाम है, यहाँ एक और दूसरा बंदा आ गया। अब ये बंदा क्या करे, ये आटा तो दे रहा है, आटा दे रहा, बट इसे बदले में क्या चाहिए, चाय कॉफी जूते, मैं जूते ले लेता हूँ, ठीक है, शूज चाहिए, ठीक है, बदले में से जूते चाहिए, ठीक है। अब सो क्या होगा, देखो ये पर्सन है, ये पर्सन भी है, पर्सन ए को क्या चाहिए कि पर्सन ए है चावल देना चाहता है, इसे बदले में आटा चाहिए, बट पर्सन भी क्या है, ये आटा देना चाहता है बट बदले में से जूते चाहिए, पर्सन ए के पास नहीं है। तो इस स्थिति में इन दोनों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना कि जो मेरे से बदले में चावल ले और मैं उसे बदले में आटा लूँ। सो ये बहुत इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था, ठीक है, ढूंढना। सो ये भी एक वो है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आवश्यकता का दोहरा सहयोग, आप समझ होंगे पहला पॉइंट। दूसरा है आपका लैक ऑफ ए यूनिट, लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है। सो इसमें क्या देखा है, सो देखिए क्या आप उत्तर जैसे 5 लाख, क्या यही आपकी कार का क्या मूल्य है, 5 लाख, ठीक है। क्या आप यही उत्तर वस्तु विनिमय प्रणाली में दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, निश्चित तौर पर नहीं। ऐसी प्रणाली में आपकी कार का मूल्य घोड़े, गायों अथवा भैंसों के रूप में निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि इस प्रणाली में मुद्रा या मूल्य की एक सामान्य इकाई नहीं पाई जाती थी, ठीक है। सो देखते हैं लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि
आज के समय जैसे हमारी कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई कार है, उसका एक फिक्स्ड प्राइस की हाँ हुई 5 लाख की है, बट क्या विनिमय प्रणाली में थी ऐसी? विनिमय प्रणाली में क्या थी कि हाँ ये भैंसी है, ये भैंसी है, मुझे भैंस के बोलते क्या नाम है, कोई दूसरी गाय चाहिए, तो ऐसा हुआ करता था उसमें। तो कोई मतलब उसकी वो नहीं थी, कोई क्या कहते हैं उसका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं था, ठीक है। जैसे आज के डेट में तुम कहीं भी गाँव में देखो तो एक गाय बेचते हैं, मेरे हिसाब से 50 से 40 हज़ार के आसपास एक गाय बेचते हैं। तो बट पहले ज़माने में क्या होता था, वो गाय के बदले भैंस लेते थे, तो उससे कोई वो नहीं थी, मतलब प्राइस से उनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय मुद्रा थी ही नहीं। तो बेसिकली ये लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब यही है कि जो आज के ज़माने में हम जो एक वैल्यू का प्राइस लगा लेते, बट पुराने ज़माने में यानी कि विनिमय प्रणाली के समय हम इनका प्राइस नहीं लगा पाते थे। सो हमें ये नहीं पता होता था कि हम कौन सी वैल्यू क्या पता हम वैल्यूबल चीज़ बेच रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सो ये बहुत ही कमी आती है कि ये इसकी कमी थी। अब है आपका डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंटेक्चुअल पेमेंट। सो देखते हैं, आजकल आप किसी श्रमिक की सेवाएं भाड़े पर लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ 10,000 प्रति मास भुगतान करने का औपचारिक समझौता करते हैं, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या आप ऐसा कर सकेंगे? मेरे हिसाब से आप ऐसा नहीं करेंगे, वो बताता हूँ क्यों। सो देखिए, इसमें क्या है, डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल। मान लीजिए आप कोई रखते हैं, कोई आपकी कंपनी है, आप किसी व्यक्ति को हायर करते हैं 10,000 या 20,000 प्रति माह में, आप उसे पैसे ये तो नहीं कि भाई पैसे से आज ही दे दोगे, आप क्या करते हो कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें महीना होगा तुम्हें दे दूंगा तुम्हारे 20,000 रुपये। बट पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ये होता था कि मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, तो फिर आप ना मुझे वो दोगे, क्या नाम है, कोई कुर्सी वगैरह मेज वगैरह आवश्यकता के लिए मैं अपने लिए काम करता। तो इसमें ये होता था ना कि जो पेमेंट का वो था सीन, वो उनको ना देना पड़ता। सो बेसिकली मैं सीधे तौर पे बताऊँ इसका मतलब तो ये है, डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंटेक्चुअल पेमेंट का मतलब कि जो आज के समय में भुगतान कर देते हैं महीनों बाद या सालों बाद, जो भी कि भाई तेरा महीने का इतना ना तो इतना ले लियो, साल का इतना ना ले लियो। बट जो हमारा वाटर सिस्टम था उसमें ये बिल्कुल नहीं था, ठीक है, क्योंकि भाई उस समय ये हुआ ही नहीं करता था। उस समय कोई बंदा ये थोड़ी कि मेजर कुर्सियों के लिए तुम्हारे पास काम करे, वो करेगा चावल या गेहूँ के लिए, ठीक है। और चावल या गेहूँ से कितने मिल जाएंगे, यहाँ से 1 कुंटल। लेकिन आज के अच्छे खासे पैसे मिलते किसी को, कोई 1-1 लाख कमाता है, 1.5 लाख कमाता है महीने के। बट पहले ऐसा हुआ नहीं हुआ करता था। सो अब देखते हैं डिफिकल्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। सो देखिए, वस्तु अर्थव्यवस्था, वस्तु अर्थव्यवस्था यही आपका वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम, ठीक है। में बचत केवल वस्तुओं के संचय के माध्यम से ही संभव थी। इसमें पर्याप्त संचय लागत ओके, आपको वस्तु का हस्तांतरण करना होगा जो कि महंगा होने के साथ साथ एक कठिन कार्य भी था। मुद्रा के विकास में मूल्य संचय, मतलब इसमें ये बताया गया है डिफिकल्ट स्टोरेज ऑफ वैल्यू ट्रांसफर। जो आज के डेट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पैसा होता है किसी हम बैंक में जमा कर देते हैं, तो हमारा पैसा सेफ रहता है, हम उसे आगे आगे निकाल भी लेते, सेफ रहता नहीं रहता। मान लीजिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, मैंने 10 लाख को क्या करा कि मैंने उसमें दे दिया, अपनी बैंक में जमा करवा दी, तो मेरे को अब ये हो गया कि हाँ भाई मेरे पैसे सेफ रखे हैं। बट पहले ज़माने में क्या होता यानी कि वाटर सिस्टम में क्या होता था, स्टोर मतलब मान लीजिए कि वाटर सिस्टम में टमाटर है आपके पास, टमाटर आप कितना स्टोर कर लोगे, नहीं कर पाओगे भाई। कोई आपदा आगे मार जाए, कोई सूखा आ गया या कोई बाढ़ आ गई तो सारे टमाटर बह जाएंगे, आपका तो नुकसान होगा। सो यही ये भी कमी है कि भाई हम वो वाटर सिस्टम में कोई चीज़ को स्टोर नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि भाई वो ज़्यादा रह नहीं सकती, क्योंकि भाई प्राकृतिक आपदा वगैरह इसी का कारण है। सो अब हम बात करें ना फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में, आप ये समझ गए होंगे है ना, तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और जो नहीं समझ आया मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा मेरा, या फिर आप इंस्टा पे या फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं पर्सनली, इंस्टा पे डीएम पे या लिंक्डइन जो भी है आपका, उसमें नाम है IGES इंस्टीट्यूट, ये मेरा चैनल नेम है, तीनों प्लेटफॉर्म में पे मिल जाएगा, ठीक है, चारों पे जो भी आप चाहो उस पर डीएम कर देना। आपको जो क्वेश्चन होगी जो क्वेरी होगी मैं आपको बताऊँगा खुद, ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। ओके दोस्तों, अब हम बात करने वाले फॉर्म्स ऑफ मनी यानी मुद्रा के रूप कितने हैं। सो देखते हैं एक बार। सो इसमें दे रखे हैं वो मनी के दो रूप दे रखे हैं। पहला है आपका फियाट मनी, फियाट मनी यानी कि आदेश मुद्रा, ठीक है, और वहीं दूसरा इसमें दे रखा है फिडुशियरी मनी, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यास मुद्रा, इसे कहते हैं आदेश मुद्रा, इसे कहते हैं न्यास मुद्रा। दूसरा आपका कौन सा है, हाँ दूसरा आपका फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी।
फुल बॉडी मनी, एक सेकेंड, हाँ फुल बॉडी मनी, और ये क्या होगा क्रेडिट मनी, ठीक है। आइए समझ में, पहला आपका फैट मनी यानी कि आदेश मुद्रा, फिर आपका फिडुशियरी मनी यानी कि न्यास मुद्रा, फिर आपका फुल बॉडीज मनी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा, और ये आपका क्रेडिट मनी यानी कि साख मुद्रा। तो हम इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। पहले देखते हैं फियाट मनी। सो फियाट मनी क्या है यानी आदेश मुद्रा। सो देखिए फियाट मनी से आदेश मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। फियाट मनी का मतलब वो मनी होती है जो सरकार यानी जो गवर्नमेंट है वो आदेश करेगी हाँ भाई ये 10 रुपये का नोट है, ये चलने वाला घर से, तो वो मनी अब प्रचलित हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज के लिए स्वीकार हो जाएगी, ठीक है। उसे हम आदेश मुद्रा कहते हैं। वहीं आपकी ये आपकी फिडुशियरी मनी यानी कि न्यास मुद्रा। ये न्यास मुद्रा एक तरह से हम सीधे तौर पर बोलते हैं विश्वासधारी मुद्रा होती है। मान लीजिए आप 5 लाख का चेक, 5 लाख की गाड़ी लेने जाते हैं, तो वहाँ आप क्या देते हैं, चेक देते हैं, या तो मतलब चेक ही नहीं देंगे। तो उस बंदे ने चेक दिया, आपने चेक दिया उस बंदे को, गाड़ी को शोरूम का ओनर था, तो उस बंदे ने आप पे भरोसा कर लिया, यानी आप पे विश्वास करके तो चेक लिया कि भाई इस पे पैसे ने तभी तो नहीं दिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे विश्वास मुद्रा भी कह सकते हैं। तो थोड़ी सी वो मैं आपकी डेफिनेशन में इसकी बता देता हूँ। सो देखिए फिडुशियरी मनी वो मनी होती है जो मुद्रा के अलग अलग रूपों में होती है, जो सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, जो हमारी विश्वास मुद्रा होती है। इसके मैंने आपको चेक बता दिया कि भाई इसको सामान्य रूप से स्वीकार है। आप कहीं भी कुछ बड़ी चीज लेने जाओगे, बोलोगे ले भाई 10 लाख का, तू मेरे से चेक ले ले और तू मन में ये चीज दे दे, तो आपको मिल जाएगी ना भाई, क्योंकि भाई सामान्य रूप से स्वीकार है, वो कोई इस चेक को मना भी नहीं कर सकता। भाई कुछ कंपनियां होती है जो मना करती हैं, बट ज्यादा कंपनियों में लिया जाता है चेक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका फुल बॉडीज मनी है, तो फिडुशियरी मनी यानी कि पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा। तो पहले देखते हैं फुल बॉडी मनी। तो इसमें क्या देखा है, देखिए पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है। जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इनका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। सो देखिए पूर्णकाय मुद्रा वो मुद्रा होती है जो सिक्कों के रूप में होती है, ठीक है, सिक्कों के रूप में ये होती है, और जो इनका मौद्रिक मूल्य होता है ना वो बाजार मूल्य के बराबर, मतलब जो मौद्रिक मूल्य है वो वस्तु मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि ब्रिटिश शासन काल में 1 रुपये का चांदी का सिक्का, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, वो सिर्फ वस्तु मूल्य 1 रुपये, और ये मौद्रिक मूल्य 1 रुपये, यानी कि जो चांदी है ना उसमें उतनी ही चांदी लगाई जाएगी जितने का सिक्का, यानी कि 1 का सिक्का तो उसमें 1 रुपये की ही चांदी लगाई जाएगी उस सिक्के में, उसे हम कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। अब बात करते हैं क्रेडिट मनी यानी कि साख मुद्रा। इसमें क्या होता है, देखिए साख मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। अब इसमें क्या है, जो मौद्रिक मूल्य है ना वस्तु मूल्य से अधिक है। मान लीजिए आज के डेट में 1 या 2 रुपये का सिक्का है, उसमें जो कौन सी वस्तु लगी पता नहीं बता, जो सी वस्तु उसमें लगी तो आई होप वो उसका प्राइस बहुत कम होगा, या सर 50 पैसे होगा, मैं तो मान रहा हूँ, ठीक है, जैसे 50 पैसे होगा, ठीक है पैसे। बट आप इस 1 रुपये के सिक्के को ना पिघला कर इससे कुछ चीज बना सकते हो, या अंगूठी या चांद बना सकते हो, और उस टाइम हम कितने में बेच सकते हो, 10 में बेच सकते हो, 5 में, तो उससे क्या होगा, उसका मौद्रिक मूल्य बढ़ा ना। तो यही है आपका क्रेडिट मनी क्या है, और फुल बॉडी मनी आप आई होप समझ गए। जो नहीं समझे वीडियो पीछे करके देख लेना, और तब भी समझना तो भाई ये डीएम कर देना, ठीक है। सो अब हम देखना है मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी और मेजर ऑफ मनी, ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो जल्दी से पहले आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। ओके दोस्तों, सो अब हम देखने वाले हैं मुद्रा की पूर्ति तथा मांग यानी सप्लाई ऑफ मनी एंड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। सो पहले हम बात करने वाले हैं मुद्रा की पूर्ति। तो देखते हैं क्या दे रखा है बुक में। देखिए मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा यानी कि स्टॉक कंसेप्ट से है। इससे अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। यानी कि देखिए मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा से है, ठीक है, जो मुद्रा की पूर्ति हो तो स्टॉक की अवधारणा से है। इसमें कि एक निश्चित समय पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर देश में रह रहे लोगों के पास कुल, हाँ एक सेकंड, ओके, देश में रह रहे लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है, ठीक है। सॉरी गाइस कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा, तो इसके लिए सॉरी। तो देखिए आप समझ गए कि मुद्रा के प्रकार, मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं, एक निश्चित समय पर किसी देश में रह रहे लोगों के पास मुद्रा के कुल स्टॉक से है। बट हाँ इसमें जो शामिल नहीं होते वो है एक सरकार के पास रखा हुआ स्टॉक, और दूसरा आपका कमर्शियल बैंक या प्राइवेट कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ स्टॉक, क्योंकि भाई ये दोनों मुद्रा का
वो करते हैं, मुद्रा की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो एक और मैं आपको बताता हूँ सीधे शब्दों में। तो देखिए, मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय मुद्रा के उस स्टॉक से है जो उन लोगों के पास होता है जो मुद्रा की मांग करते हैं, ना कि जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। अब भाई जो गवर्नमेंट है और जो कमर्शियल बैंक है वो तो मुद्रा की पूर्ति करती है, और मांग कौन करती है? आम जनता, हम जैसी, आप जैसी जनता, ठीक है। तो आप आइयो, आप समझ लेंगे मुद्रा की पूर्ति। सो अब हम बात करने वाले मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सो देखते हैं, भारत में मुद्रा की पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप हैं। पहला है आपका M1, दूसरा है आपका M2, तीसरा है आपका M3 एंड 4। मैं आपको पहले काम करता हूँ, आपको मैं पहले M1 ही बता देता हूँ, ठीक है। बाकी M2, M3, M4 ही छोटे छोटे हैं, वो बता दूंगा। तो M1 में देखो क्या क्या शामिल होता है। पहला है जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी, चाहे वो सिक्कों में, नोट में, ठीक है। प्लस में, एक सेकेंड, वाणिज्य बैंकों के पास जनता की मांग जमा है, वाणिज्य बैंकों के पास जनता की मांग जमा है, ठीक है। अच्छा बताओ, मांग जमा किसे कहते हैं? वीडियो बहुत सकते हिंदी कमेंट में बताओ, मांग जमा किसे कहते हैं? यानी कि वो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, जल्दी बताओ। फिर आपका तीसरा, आपका रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका जनता के पास करेंसी, प्लस में करोगे वाणिज्य बैंकों के पास जनता की मांग जमा है, प्लस में करोगे रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है। वो मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं आपको बता दूं मांग जमा किसे कहते हैं। मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने। जब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो आप कुछ चीज़ रखते हैं कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे मेरी 1 लाख की प्रॉपर्टी, तो मुझे 1 लाख के बदले 5 लाख का लोन दे दो। तो जो वो प्रॉपर्टी है ना 1 लाख की, वो है तो आपकी, तो उसे ही हम मांग जमा कहते हैं। कि भाई ऐसी जमा होती हैं जो हम लेना चाहते हैं उससे डबल, यानी मैंने 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, मुझे चाहिए उसके बदले 5 लाख का लोन, तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आपका रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है। यहाँ आ जाइए, पहला है RBI के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड की मांग जमा है। नाबार्ड की मांग जमा है, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया, रिजर्व बैंक के पास विदेशी केंद्रीय बैंक तथा सरकारों की मांग जमा है। रिजर्व बैंक के पास जो विदेशी केंद्रीय बैंक है और जो सरकार की है वो मांग जमा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वही फंडा वही है अपना कि भाई कुछ रखना पड़ेगा तभी जाके लोन मिलेगा। तो भाई सरकार भी लोन लेगी, तो केंद्रीय जो विदेश की भी बैंक होती है केंद्रीय बैंक, वो भी लोन लेती है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, खुद लिख लेना इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिजर्व बैंक के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों तथा सरकारों की मांग जमा है। और तीसरा पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे IMF तथा विश्व बैंक की मांग जमा है। आप समझ गए क्या है ये तीनों। पहला है नाबार्ड, फिर है विश्व बैंक और सरकारी बैंक की मांग जमा है, फिर आपका क्या है, फिर है वित्तीय संस्थान जैसे IMF विश्व बैंक की मांग जमा, ठीक है। विश्व बैंक से मांग जमा करते तब जाके भाई लोन लेते हैं। ये वैसे ये मतलब सिर्फ इंडिया में होता है, हर देश में होता है, हर कंट्री में होता है, चाहे आप चाइना में लो एक्सेट्रा, कोई किसी में लो, होता है भाई, मांग जमा हर जगह जमा की जाती है। आई होप आप ये समझ गएंगे। M1 का फॉर्मूला यही है बेसिकली। देखिए, जनता के पास करेंसी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम C कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसे हम DD कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम OD कहते हैं, ठीक है। ये है क्या नाम है, कैपिटल और डिमांड डिपॉजिट ऑन अदर डिपॉजिट, ठीक है। कैपिटल, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। आई होप आप समझ गए, जल्दी से नोट कीजिए। ये पहला आपका M1 का फॉर्मूला है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसे मैं छोटा लेता हूँ, पहले आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लिया भाई। तो कोई भी दिक्कत हो ना तुम्हें कमेंट में पूछ कि सर या भाई, जो भी तुम्हें बोलने का मन करे भाई बोलो कि मैं तुम्हारी एज में, ठीक है भाई। कोई भी क्वेश्चन हो पूछना, कमेंट में बेझिझक पूछना, बताऊंगा आंसर, ठीक है। तो M1 का फॉर्मूला क्या है,
सी प्लस डी, डी प्लस ओ डी, यानी कैपिटल प्लस में डिमांड डिपॉजिट प्लस में अदर डिपॉजिट। ठीक है, आई होप आप समझ गए एकदम अच्छे से, बच्चा भी समझ जाएगा, आपको समझ नहीं चाहिए। ठीक है, सो M1 हम समझ गए। अब हम बात करते हैं M2 की। अब बात करते हैं M2 की। सो M2 के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ेगा मेरे भाई। ओके, सो देखिए M2 क्या होगा, M1 की तुलना में यह मुद्रा पूर्ति की व्यापक अवधारणा है। M1 के सभी घटकों के अतिरिक्त इसमें डाक खानों में लोगों की बचतों की भी शामिल की जाती है, बचत भी शामिल की जाती है। डाक खानों में जो लोगों की बचत होती है वो भी शामिल की जाती है, यानी कि M1 प्लस में डाक खानों में लोगों की बचत, डाक खानों की बैंक भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बट आप समझ लीजिए डाक खानों में लोगों की बचत। आइयो ये समझ गए M1 क्या है, सॉरी M2 में बस ये है कि आपको ये जोड़ना पड़ता है, डाक खानों में लोगों की बचत, या फिर ऐसा भी लिख सकता है डाक खाना बैंक में बचत, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं M3 के बारे में। M3 में क्या लिखा है, तो देखिए M1 की तुलना में M3 की मुद्रा पूर्ति की व्यापक अवधारणा है। ठीक है, इसमें M1 के सभी घटकों को अतिरिक्त वाणिज्य बैंकों के पास लोगों की शुद्ध अवधि जमा को शामिल किया जाता है, यानी कि जो वाणिज्य बैंकों के पास जो लोगों की शुद्ध जमाएं है ना, यो जो ने इसे हम कह सकते हैं कुछ भी इंटरेस्ट मान लो तरह से, जो लोगों की भाई शुद्ध जमाएं है। ठीक है, लोगों की शुद्ध जमाएं से वो भी जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या होगा आपका, हाँ ये भी आपका सिंगल M1 प्लस में वाणिज्य बैंकों की शुद्ध समृद्धि जमाएं। शुद्ध सावधि जमाएं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो भाई पूछ लेना, समझ होंगे। पहले देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिखते जाइए भाई, नोट्स बनाते जाइएगा। 4 बार मैंने आपको बता दिया M1 M2 M3 M4 मैं आपको बता रहा हूँ। M2 में आपका क्या है, डाक खानों में लोगों की बचत शामिल हो जाती है, और M3 में वाणिज्य बैंकों की शुद्ध संबंधी जमाएं शामिल हो जाती है। अब बात करते हैं M4 के बारे में। M4 तो भाई बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए M4 में आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, M3 को प्लस करना है, किससे, सॉरी M3 को प्लस करना है, M3 को प्लस करना है आपको, हाँ M2 से, बट हाँ M2 में आप सिर्फ इतना ही जोड़ोगे, जो M4 में M2 होगा ना उसमें सिर्फ हम इतना ही जोड़ेंगे, डाक खानों के लोगों की बचत। ठीक है, उसमें ये M1 का प्लस में जो आंसर है वो नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ जो ये दे रखा होगा इसका आंसर आएगा। आई होप आप समझ में आएंगे। M3 में आपका सारा जोड़ा जाएगा, M1 भी जोड़ा जाएगा, वाणिज्य बैंकों की शुद्ध संपत्ति जमाएं भी जुड़ जाएंगी, बट जो M4 है उसमें M2 में डाक खानों में लोगों की बचत सिर्फ जमाएं, जो बचत है वहीं शामिल होगी। आई होप आप समझ गए। कोई भी क्वेश्चन हो भाई पूछना, दिक्कत मतलब ना हो, जल्दी से लिख लीजिए जल्दी से। M1 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जनता के पास करेंसी, और वाणिज्य बैंकों के पास जनता की करेंसी, और एक हो गया आपका हाँ रिजर्व बैंक के पास अन्य वो क्या कहते हैं, हाँ अन्य जमाएं। ठीक है, अब जल्दी से लिखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रह गया आपका, अब बात करते हैं बूस्ट सप्लाई मनी, यानी मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। ये तो आपको पता होगा अच्छे से, बट कोई नहीं, मैं आपको तब भी सिखा दूंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट या नोट बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, बूस्ट सप्लाई मनी। पहला जो बंदा है वो आपका, थोड़ा नंबर में सीक्वेंस थोड़े गलत होंगे, लिख देना। पहला है आपका कमर्शियल बैंक, दूसरा आपका गवर्नमेंट, तीसरा आपका सॉरी पहला सेंट्रल बैंक, दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरा आपका कमर्शियल बैंक। ठीक है, सीक्वेंस में थोड़ी गलती हो गई है, आप अपने हिसाब से नोट बना के लिख लेना। ठीक है, सो सेंट्रल बैंक, 1 सेकंड, सॉरी दोस्तों थोड़ा जुकाम ज्यादा हो गया ना। सो देखिए, पहला आपका सेंट्रल बैंक, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा कमर्शियल, ये तीनों क्या करते हैं, ये मनी की सप्लाई करते हैं, पूर्ति करते हैं मनी की। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक कैसे करती है, आइए देखते हैं। भारत में मुद्रा की पूर्ति मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की रिजर्व बैंक जो RBI है। ठीक है, कौन है, RBI, ये क्या करती है, भारत में मुद्रा की पूर्ति करती है, मतलब नोट वोट सब जारी यही करती है। ठीक है, तो देखते हैं करता है।
या हम यह भी कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्रमुख पूर्ति करता है। भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर करेंसी जारी करता है। ठीक है, कहा था करेंसी जारी करता है। इस प्रणाली में रिजर्व बैंक को न्यूनतम 200 करोड़ का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियों कोष में रखनी पड़ती हैं, जिसमें 115 करोड़ का सोना अवश्य होना चाहिए। बाकी के आपके 85 जो करोड़ हैं वो कैश होने चाहिए, एक्सेट्रा जो भी हो। अब बात करते हैं आपका वाणिज्य बैंक के बारे में, ये कमर्शियल बैंक के बारे में। ठीक है, तो देखिए वाणिज्य बैंक मुद्रा की पूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, केंद्रीय बैंक के विपरीत वाणिज्य बैंक के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता। जो वाणिज्य बैंक होती है ये जो हमारी ये नोट जारी नहीं करती है। ठीक है, ये नोट जारी नहीं करती है वो, बट ये आरबीआई और नोट जारी करती है। ठीक है, ये नोट जारी, कमर्शियल बैंक नोट जारी नहीं करती है, आरबीआई नोट जारी करती है। ये बहुत याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वाणिज्य बैंक नोट तथा सिक्के जारी नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये मुद्रा की पूर्ति करने वाले होते हैं, क्योंकि मांग जमाओं के द्वारा ये मुद्रा का सृजन करते हैं। ये जमा मुद्रा की पूर्ति के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये जमा चेक जमाएं होती हैं। लोग मुद्रा को चेक से निकलवा सकते हैं या हस्तांतरण करके। वाणिज्य बैंकों द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजित मुद्रा बैंक मुद्रा कहलाती है। अब बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट कैसे वो उसका निर्माण करती है, क्या आपका मुद्रा का। सो देखते हैं, सरकार देश में मुद्रा पूर्ति का तीसरा स्रोत है। भारत में सरकार का वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक रुपए के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्के है। जो 1 रुपए के नोट हो गए और जो सिक्के हो गए ना, ये सारे गवर्नमेंट करती है, यानी कि जो भारत का वित्त मंत्रालय है ना, ये 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट जारी करता है। तो भाई मेरे आज के चैप्टर में, मनी वाले चैप्टर में इतना ही है। आई होप पूरा समझ गए। जो नहीं समझे कमेंट में बताना, डीएम कर देना, पर्सनली आपको जरूर देखूंगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू। बेसिकली तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो आपकी बैंकिंग के ऊपर, पूरी बैंकिंग सिस्टम पे इंडिया के। ठीक है, सो थैंक यू।